हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीजेस क्लासेस में। आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी एक शॉट में, यानी इन वन शॉट। सो बच्चों, सॉलिड स्टेट हमारे लक्ष्य बैच में हमने किया था और आप हमारी ऐप में ये चीज़ देख ही सकते हैं। और जब आप ऐप डीजेस क्लासेस की आपने डाउनलोड कर ही ली होगी, कर ली है ना, तो उसके अंदर लक्ष्य बैच के अंदर आप गए हैं। मैंने पहले भी समझाया था, कोर्सेज में जाएंगे, लक्ष्य बैच में जाएंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, माई परचेजेस में आना चाहिए। है फ्री, बट भैया ऐप की लिमिटेशन है। माई परचेजेस लक्ष्य बैच, मस्त तरीके से लक्ष्य बैच खुलेगा। लक्ष्य बैच क्लास 12 के लिए हमने लिया था सॉलिड स्टेट के अंदर। हम आज बात करने वाले हैं लेक्चर्स की फुल डिटेल आप यहां से देख सकते हैं, सारी चीजें यहां पर हैं। सॉलिड स्टेट जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको मिल जाएंगे सारे इंट्रोडक्शन से लेकर सारे लेक्चर अलॉन्ग विथ वर्कशीट, है ना। आज का लेक्चर भी वन शॉट वाला, इसके साथ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन मैंने छाटे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसकी वर्कशीट भी यहाँ आपको मिल जाएगी विद आंसर की। किसी भी सवाल में कोई दुविधा होती है तो वो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर दिस, इसको समझा दीजिए, हम समझा देंगे। ठीक है। वैसे सीबीएसई के अंदर कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, आराम से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया से होंगे और होपफुली फिजिक्स अच्छा गया होगा। और आपने अभी हेलो एल्केन हेलो अरीन्स का मेरा लेक्चर भी देख लिया होगा। तो चलिए आज जो हमारी सभा है उसको शुरू करते हैं। सिलेबस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सिलेबस जो सॉलिड स्टेट का है वो कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, पॉइंट नंबर 1, विद डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेस लाइक मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक सॉलिड। स्पेसिफिकली यहां मेंशन किया हुआ है, फालतू मत पढ़ने बैठ जाना, है ना। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, आओ आज ही पीएचडी कर लें। अरे भाई, एग्जाम की तैयारी कर ले पहले, नंबर चाहिए तो। अमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड ये चाहिए पूरा, आपको बताऊंगा। यूनिट सेल इन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन लैटिसेस, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, पैकिंग इन सॉलिड, पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड्स, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सॉलिड स्टेट में फटाफट से सबसे पहले सॉलिड होते क्या हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, बड़े ही रिलैक्स होकर सुनते जाओ। वी नो सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस। देखो 3 बातें दिमाग में रहनी चाहिए। पहली बात, इनका डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप है। बोले जाओ बेटा, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड नियरली इनकम्प्रेसिबल स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, पार्टिकल्स और यूनिट्स, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। यूनिट्स ध्यान रखियो बेटा, यूनिट्स में एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस ही लिखने हैं। क्या लिखने हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं, फिर वही चीज आ गई, डेफिनेट वॉल्यूम इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द कंटेनर। जैसे लिक्विड होता है, कंटेनर में अपने आप को थोड़ा सा फैला लेता है, गैस तो पूरा कंटेनर ही ऑक्यूपाई कर लेती है। सॉलिड को मतलब नहीं, मैं ऐसा हूं, हम ऐसे ही हैं भैया, हम इतने में रहेंगे, हम कंटेनर के साइज से मतलब नहीं। तो डेफिनेट वॉल्यूम इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द कंटेनर, रिजिड एंड हैव डेफिनेट शेप, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ज्यादातर जो हम बात करेंगे तो सॉलिड को 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, वन इज क्रिस्टलाइन, वन इज अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड, अमॉर्फस सूडो सॉलिड्स। सूडो माने झूठा, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, इन्हीं पे अभी था ना डिफरेंशिएशन सिलेबस में, वही करते हैं, आजा, है ना बेटा। सो शेप देखो, इनके पास लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर है। किसी भी टॉपिक में सॉलिड के अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने दिखाई दिया ऐप में कहां से मिलेगा, है ना। तो शेप जो है लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, यानी हम अगर देखें तो इनकी वेल डिफाइंड शेप अगर बात करते हैं वो क्यों है, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर है। एटम्स और जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैं जिस पैटर्न में अरेंज है लंबे समय तक वैसे ही अरेंज है। इस पे शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर है। अमॉर्फस में कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं है। हाँ भैया, मजे से चल रही है कहानी। मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, अमॉर्फस का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। क्रिस्टलाइन का शार्प का मतलब क्या है बेटा, अगर 100 डिग्री पे ये भाई सब मेल्ट होंगे तो 99.9 तक मेल्ट नहीं होंगे, सीधा 100 पे ही मेल्ट होंगे। शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। 99.9 तक पिघलेगा नहीं, पिघलेगा, मेल्ट होगा ठीक 100 पे। अच्छा, अमॉर्फस क्या है, ग्रेजुअली सॉफ्टन्ड होते जाते हैं। ग्रेजुअली सॉफ्टन मतलब थोड़ा गर्म करना शुरू किया, पिघलना शुरू कर दिया ऐसे। हीट ऑफ फ्यूजन, अब देखो जाहिर सी बात है, अगर शार्प मेल्टिंग पॉइंट है तो हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स होगी, इनकी नहीं है।
अमॉर्फस की नहीं है। कंप्रेसिबली रिजिड है, इनकंप्रेसिबल है, अमॉर्फस थोड़ा बहुत कंप्रेसिबिलिटी दिखा देंगे। शार्प कट है, क्लीवेज है, शार्प कट है, क्लीवेज है, किसमें? अरे सर क्रिस्टलाइन में, क्योंकि उसी में तो वेल डिफाइंड ऑर्डर है, उसी में तो लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर है। यहां नहीं है भैया, यहां इरेगुलर है। अब देखो एक एग्जांपल से बात करते हैं। ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है, सुपर कोल्ड लिक्विड है, गिरेगा तो चकनाचूर होगा, गिरेगा तो चकनाचूर होगा, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, आइसोट्रॉपी एंड अनआइसोट्रॉपी, अगर प्रॉपर्टी पूरे सरफेस में सेम है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आइसोट्रॉपी, नहीं है तो अनाइसो। ध्यान रखना अनाइसो क्रिस्टलाइन में है, क्योंकि वेल रेंज ऑफ ऑर्डर है, जहां पर एटम क्लोजली बाइंड है वहां डिफरेंट है, जहां नहीं है वहां डिफरेंट है। अमॉर्फस में तो कोई ऑर्डर ही नहीं है भैया, तो आइसोट्रॉपिक। फिजिक्स में पढ़ के आए हो ना, आइसो पोटेंशियल, सरफेस पे थ्रू आउट पोटेंशियल सेम, वही चीज। वॉल्यूम चेंज, देखो कॉमन सेंस लगाओ। जब मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है, उससे पहले मेल्ट नहीं होगा, अचानक से मेल्ट होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो अचानक से सॉलिड से लिक्विड जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज सडन है। लेकिन अमॉर्फस में ग्रेजुअल था, तो सडन चेंज नहीं आएगा। सिमेट्री है क्रिस्टलाइन पे, अमॉर्फस पे नहीं है। सिमेट्री है तो इंटरफेशियल एंगल्स हैं। सर ये इंटरफेशियल एंगल भूल गया, फटाफट लेक्चर देख बेटा, भूलना नहीं है। कहां देख? लक्ष्य बैच डीजीएस क्लासेस। ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड कोर्स में था, ऑन द बेसिस ऑफ, देखो आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक और एटॉमिक। आयनिक में ऑब्वियसली बात है आयंस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोलम्बिक भी कह देते हैं। एग्जांपल ये रहे हार्ड बट ब्रिटल। कोवलेंट की बात करते हो तो कोवलेंट में 3 वैसे आ जाते हैं। अगर हम कोवलेंट की बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं तो ये 3 एग्जाम्पल आपके आ जाते हैं, SiO2, SiC और C के, है ना। ये ध्यान रखना। मेल्टिंग पॉइंट जाहिर सी बात है बहुत हाई है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, आयनिक का तो हाई होना ही था भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कंडक्टर में ध्यान रखना, जब तक फ्री आयंस नहीं होंगे कंडक्टर नहीं होगा। अगर सॉलिड स्टेट में है तो स्ट्रांगली बॉन्डेड है। फ्यूज्ड है यानी पिघली हुई अवस्था है, मोल्टन स्टेट है ना, या एक्वस में आ गया तो वहां फ्री आयंस होंगे, अब मूव करेगा, अब कंडक्ट करेगा। मॉलिकुलर में क्या आएगा? पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये सब मैंने दे रखा है, यही एनसीईआरटी में भी टेबल है, थोड़ा उसको और इलॉबरेट कर दिया क्वेश्चन के हिसाब से। पिक ले लो इसकी, याद करना है इसको, जरा जानकारी के लिए क्या करना है बता ही रखा है ना। 7 प्रिमिटिव यूनिट सिस्टम, इसमें एक चीज जरा देखते हैं। ये देखो, ये दे रखे हैं आपके 7 सिस्टम, है ना, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये मैंने क्रिस्टलोग्राफी के अपने लेक्चर में समझा भी रखे हैं, ज़्यादा डिटेल के लिए वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये भी याद कर सकते हैं कि किसमें क्या आपके एजेस हैं और क्या आपके एंगल हैं। तो एक्सियल एंगल अगर आप देखें सबसे अच्छा सिमेट्रिक है क्यूबिक के पास, सारे एक्सियल लेंथ सेम है, एक्सियल एंगल 90 डिग्री के हैं। जो बिल्कुल भी नहीं है, सबसे बकवास है सिमेट्री के मामले में, वो ट्राइक्लिनिक है, इसमें किसी का बराबर नहीं है। तो पूरी तरह सिमेट्रिक और पूरी तरह से आप देखें तो एसिमेट्रिक, दोनों के आप एंगल के साथ, फॉर्मूले के साथ यानी एग्जाम्पल के साथ याद कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ अगर हम देखें तो अब 3 टाइप के आपके पास क्यूबिक सिस्टम आपको समझ में आने चाहिए। वन विल बी सिंपल क्यूबिक सेल, हम सब जानते हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, हर कॉर्नर पर एक एटम है, 8 कॉर्नर है तो 8 एटम है, और हर एटम का कंट्रीब्यूशन क्यूब के लिए 1/8 है। तो सिंपल क्यूबिक में 8 एटम्स एट कॉर्नर्स, contribution of each atom will be 1/8। बेटा एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो ओवरऑल इफेक्टिव एटम कितने हो गए? इसे कहते हैं जेड। जेड ऑफ मतलब जेड इज बेसिकली रैंक ऑफ द यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का रैंक हो गया 1। क्लियर है? अगला टाइप जो हमारे पास यूनिट सेल का है वो लिया जाएगा बॉडी सेंटर्ड। देखो ये वैसे ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दिमाग में हमेशा चिपका रहना चाहिए, जरूरी है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, फॉर्मूला बता दो,
तो भैया ये 8, देखो अब एक चीज ध्यान रखना, सिंपल क्यूबिक में 8 एटम कॉर्नर पे होते हैं, बॉडी सेंटर में भी 8 कॉर्नर पे होंगे, फेस सेंटर में भी 8 कॉर्नर पे जरूर होंगे। जैसे बिरयानी हो या पुलाव, सिंपल राइस तो दोनों में ही है ना दोस्त, तो फेस सेंटर्ड हो या बॉडी सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक दोनों में रहेगा। अब यहां पर एक बीच में भी है। अब जिस कमरे में बैठे हो उस कॉर्नर, 8 कॉर्नर थे, क्यूब मान लिया उसको, है ना, 8 कॉर्नर थे, 8 पे सब पे एक एक एटम था और आप बीच में बैठे हो, तो आपका तो फुल कंट्रीब्यूशन इस क्यूब के लिए है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स 1/8 इंटू 8 1, और जो बॉडी सेंटर पर है उसका तो कंप्लीट है, अकेला एटम है, तो ओवरऑल 2। तो रैंक ऑफ द यूनिट सेल 2। बेटा देख, रैंक का मतलब होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, रैंक का मतलब होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। रैंक क्या हुआ, तुमने 8 घंटे पढ़ाई करी, इफेक्टिव कितनी थी, वो तो व्हाट्सएप पे थे, फेसबुक की रील्स देख रहे थे, तो बेकार हो जाता है। जैसे मैंने आपको इन केमिस्ट्री के लिए इन 3 दिनों के अंदर परफेक्ट एक स्टडी प्लान दिया है और उसी पे फोकस करके चलना है, तो फॉलो करते जाओ, बल्ले बल्ले। तो ये आ गया बॉडी सेंटर, Z हो गया 2, रैंक इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स पढ़ोगे रैंक उतना अच्छा रहेगा, मींस नंबर उतने अच्छे आएंगे। सॉरी। आगे देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जैकेट ऊपर कर ही लेते हैं भैया, ठंड लग रही है। फेस सेंटर की बात करते हैं गुरु, इन एडिशन टू कॉर्नर्स, क्योंकि मैंने कहा था कॉर्नर पे तो रहेंगे ही एटम, चाहे सिंपल क्यूबिक हो चाहे वही बिरयानी पुलाव, सब में राइस तो रहेगा। इसके साथ 6 फेस हैं। कहाँ है सर 6 फेस? अरे क्यूब में, रूम में बैठा है ना पुत्र, 2 इधर देख, 2 ऊपर नीचे, 2 आमने पीछे, तो यानी द कंसेप्ट इज 6 फेस हैं। और अगर कोई एटम एक फेस पे है, अगर कोई एटम एक फेस पे है, तुम जाके अपने रूम के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, तो एक रूम जिसमें तुम बैठे थे और एक रूम उसके साथ वाला, दोनों रूम के बीच में हो तुम, पर रूम में कंट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारा? 1/2, तो 6 फेस है। अच्छा, कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन तो वही चल रहा है, कॉर्नर वाला तो वही है, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। फेस सेंटर पे क्या है मेरे दोस्त? 6 फेस है, 1/2 है, 3 हो गया, आंसर आ गया 4। तो Z हो गया 4। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत? Z हो गया 4, है ना। तो तीनों यूनिट सेल्स का आपने इस तरह देख लिया। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? देखो सीधी सी बात, रूम कितना भरा हुआ, तो ये तो गोलाकार एटम वगैरह जो जो यूनिट मान रहे हो, गोलाकार मान रहे हो ना, स्फेरिकल मान रहे हो ना, जितने ये थे इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये तो बताएगा कितना भर गया। एक रूम में कितना वॉल्यूम भरा हुआ है, बॉल ही बॉल भर दी आपने, तो एक बॉल का वॉल्यूम इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये तो वॉल्यूम भरा हुआ हो गया, अपॉन कितना वॉल्यूम था, यानी रूम का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम। तो यानी आप क्या करेंगे, मान लो जैसे सिंपल क्यूबिक का निकाल रहे हैं, है ना, तो एक ही तो होता है उसका इफेक्टिव एटम, अभी Z निकाला है, और स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम कितना है बेटा? 4/3 पाई आर की क्यूब, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, खत्म। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब हो गया, इनटू कर देंगे। सर समस्या आ गई, ये आर और ए का रिलेशन अभी बता देंगे, SCC और इसका बताया था ना, A/2 √2 √3 4/A, किसका? SCC FCC BCC, है ना, समझाया भी था। हाँ सर लेक्चर देखा था सर, मैं रह गया, मुझे पता ही नहीं था, कोई नहीं, अभी तो फिलहाल ए और आर के रिलेशन से पैकिंग एफिशिएंसी आनी है, वो देख ले। ये बता रहा हूँ, एक डेंसिटी का फॉर्मूला देख लो बच्चों, फिर फटाफट PPT से खत्म करेंगे। डेंसिटी क्या होती है भाई? मास बाय वॉल्यूम, बिल्कुल सही है सर। तो मास ऑफ दैट यूनिट एटम मॉलिक्यूल जो भी आप कह रहे हैं, अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है? A क्यूब। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम लेने पड़ेंगे ना मास के लिए, इनटू Z कर दे, और 1 मोल के हिसाब से जा रहा है तो Na कर दे, डेंसिटी आ गया फॉर्मूला सीधा खत्म। आइए, तो ये हमने अभी करा था, ये आ गया सिंपल क्यूबिक, 8 कॉर्नर पे हो गए, 8 कॉर्नर पे हो गए, 8 कॉर्नर पे, फेस पे कोई नहीं, बॉडी सेंटर कोई नहीं, किस में बेटा? सिंपल क्यूबिक में। बॉडी सेंटर 1 तो 2, फेस पे 6 तो 4, ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है, टोटल नंबर ऑफ एटम है। क्लियर है ना बात? अब
ये देख, सिंपल क्यूबिक में आर और ए का रिलेशन फेस सेंटर में और बॉडी सेंटर में, वॉल्यूम ये रहे, पैकिंग डेंसिटी ये रही। अगर वो एमसीक्यू में पूछ लेता है कि सिंपल क्यूबिक में खाली फ्रैक्शन कितना है, वॉइड्स कितने हैं, तो 100 माइनस कर दिए उसको, मतलब इसको तो 1 माइनस करना है, मतलब बेसिकली 48% उस केस में। फाइनली क्वेश्चन में था डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्या होते हैं? देखो, आम बोलचाल की भाषा में डिफेक्ट किसे कहते हो, दुनिया डिफेक्ट किसे कहती है? जो नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है ना। तो ऐसे ही अगर यहाँ देखें तो ये इम्परफेक्शन, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट दुनिया के हिसाब से। तो यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव आ जाए तो वो डिफेक्ट हो गया। अब वो किसी पॉइंट पे आ जाए तो पॉइंट डिफेक्ट, और सारे पॉइंट के एक आप मान लीजिए एक सीरीज बन जाए तो लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट तो कोर्स में है नहीं सर, स्टोइशियोमेट्रिक नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है, बड़ा फायदा है सीबीएसई का, धन्यवाद। तो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं भैया? जो स्टोइशियोमेट्री में चेंज नहीं लाते, यानी जैसे फ्रेंकल और शॉर्टकी हैं। फ्रेंकल में क्या था भाई याद है? कैटायन उठ के, एक ही क्रिस्टल कैटायन उठ के इंटर जो इंटरस्टिशियल साइट होती है उस पर आ जाएगा। तो अगर पहले 10, मान लो वही था ना, 10 लड़के और 10 लड़कियां बैठे हैं एक क्लासरूम में, है ना, यहाँ बना देते हैं 10 लड़के और 10 लड़कियां बैठे हैं, तो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, बैलेंस बराबर, न्यूट्रल चल रहा है मामला। एक लड़का उठा और ये इधर बॉयज़ की लेयर थी, इधर गर्ल्स की लेयर थी, डेस्क लगी हुई थी, उठ के बीच में आ गया, इंटरस्टिशियल साइड में खड़ा हो गया। अभी भी क्लास में 10 लड़के 10 लड़कियां हैं। लड़का जहाँ से उठ के आया है उसकी सीट खाली हो गई, वहाँ वैकेंसी हो गई, 2 लेयर के बीच में आ गया, ये इंटरस्टिशियल हो गया। सिंपल बात, सादा जीवन उच्च विचार। ये क्रिस्टल लैटिस है जी। यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, पॉजिटिव उठ के बीच में आ गया इंटरस्टिशियल साइड पे, क्या बैलेंस बिगड़ा? नहीं, ये फ्रेंकल डिफेक्ट है। इसी को बोलते हो डिसलोकेशन। अपनी जगह छोड़ दी, वहाँ वैकेंसी हो गई, जहाँ आ गया वहाँ इंटरस्टिशियल है, उठ के यहाँ आया डिसलोकेशन है। नमस्ते, AGBR करेगा दोनों डिफेक्ट। अच्छा, शॉर्ट की क्या है? एक लड़का और एक लड़की उठ के चले गए क्लास से बाहर, यानी एक पेयर ऑफ आयन चला गया। स्टोइशियोमेट्री पे कोई चेंज आया? नहीं आया सर, रेशो तो वही है अभी भी, है ना। तो ये स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल है, फ्रेंकल और शॉर्ट की हैं, दोनों समझा दिए मैंने। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो जरूर देख ले बेटा, अगर नहीं आता तो। और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में क्या आ जाएगा जी? ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू एक्स्ट्रा एफ सेंटर, ध्यान रख लियो। एफ सेंटर क्या होते हैं? कलर सेंटर, याद है? फार्मन जेंडर सेंटर, जो एक अनायन चला गया उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। ये चीज़ जरूर ध्यान देनी है। सो थैंक यू बच्चों। ऐप का डाउनलोड लिंक यहाँ भी दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, और टेलीग्राम का लिंक भी है। ऐप के अंदर ही आपके भी वर्कशीट आ जाएगी विद, ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिनमें बोर्ड में आने की थोड़ी उम्मीद है। एग्जाम्पलर तो पहले भी आप कर चुके हो मेरे साथ, और क्वेश्चंस भी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर सॉल्यूशंस के ऊपर आने वाला है ना। तो आज का तारीख में हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने लास्ट तो वो कर लिया था हेलो एल्केन वाला, अभी ये सॉलिड स्टेट कर लिया है, अभी इसका सॉल्यूशन, और रात को फिर एल्कोहल फिनॉल ईथर और बायोमोलिक्यूल। तो हमारा आज 11 तारीख को काफ़ी बढ़िया तरीके से काम खत्म हो जाएगा। अब खाली पी ब्लॉक रहेगा, वो कल सुबह करेंगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। अपना फटाफट रेडी करो इस चैप्टर को।